राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में बदमाश और अपराधी अब बेलगाम हो चुके हैं। दिन दहाड़े लोगों पर हत्या, फायरिंग, डकैती, फिरौती और रंगदारी मांगना मानो आम बात हो गया है। आम हो या खास, बदमाशों के कहर से अब कोई भी सुरक्षित दिख नहीं रहा। इसका ताजा उदाहरण गुरुग्राम में सिंगर फाजिलपुरिया पर हुआ हमला है। बदमाश इतने बेखौफ हैं कि सिंगर का कई किलोमीटर तक सड़क पर पीछा करते हैं और चलती कार पर ही फायरिंग शुरू कर देते हैं। हालांकि फाजिलपुरिया इस हमले में बाल बाल बचे हैं। तो प्रदेश में अपराध और अपराधी आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। दिन दहाड़े रंगदारी, फिरौती मांगने के बाद अब बदमाश खुलेआम फायरिंग करने से भी बाज नहीं आ रहे। बदमाशों के निशाने पर अब आम के बाद खास शख्सियत भी निशाने पर हैं। गुरुग्राम में कल यानी कि सोमवार को बॉलीवुड के मशहूर सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर कुछ बदमाशों ने चलती कार में फायरिंग कर दी। हालांकि फाजिलपुरिया इस फायरिंग में बाल बाल बच गए, लेकिन एक बड़े सिंगर पर हमले ने हरियाणा की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। उधर यमुनानगर में भी बदमाशों ने दो अलग अलग जगहों पर फायरिंग की है। एक घटना आईटीआई के पास शम्मी इंडस्ट्रीज के मालिक के घर पर हुई है, जबकि दूसरी घटना सरोजनी कॉलोनी फेज 1 में एक कपड़ा व्यापारी के घर पर हुई। हांसी में भी प्रिंसिपल के हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिला करके रख दिया है। हत्याकांड के विरोध में कल यानी कि बुधवार को प्रदेश भर में प्राइवेट स्कूल बंद रहने वाले हैं। रोहतक में पूर्व फौजी ने रेलवे स्टेशन पर महिला को गोली मार दी है। बल्लभगढ़ में कुछ युवकों ने एक युवक को पीट पीट करके मौत के घाट उतार दिया है। तो ये हालिया घटनाएं हैं जो कि इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि बदमाश किस तरह से बेखौफ हैं और ये बदमाश लगातार इन वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर के अब जो स्थिति है वो दिनों दिन बिगड़ती हुई नजर आ रही है, या फिर यूं कहें कि अपराधियों के अंदर खाकी का जो खौफ है वो अब दिख नहीं रहा। क्योंकि ये घटनाएं कम से कम इस बात की तस्दीक जरूर करती हैं कि किस तरीके से ये जो अपराधी हैं वो बेलगाम हो रहे हैं। लगातार इस तरह की हो रही घटनाएं कानून व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा करती हैं कि आखिर ये खाकी का खौफ या कानून का खौफ इन बदमाशों के भीतर क्यों नहीं है। आम या खास, हर तरह के आप देख रहे हैं कि लोग इनके निशाने पर हैं। कहीं लोगों की हत्या की जा रही है, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं रंगदारी मांगी जा रही है और सरेआम हो रही फायरिंग की घटनाएं कानून व्यवस्था के ऊपर बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा करती हैं। अब राहुल फाजिलपुरिया पर जिस तरीके से हमला किया गया, ये भी इस बात को दर्शाता है कि कैसे कई किलोमीटर तक गाड़ी से राहुल फाजिलपुरिया का पीछा होता है और पीछा करने के बाद आखिर में राहुल फाजिलपुरिया की गाड़ी के ऊपर बदमाश एक के बाद एक कई राउंड फायर करते हैं और उसके बाद गाड़ी से वहां से फरार हो जाते हैं। ये तो गनीमत यह है कि राहुल फाजिलपुरिया इस पूरे हमले में बाल बाल बच गए हैं। लेकिन अब अगर आप देखिए कि राहुल फाजिलपुरिया को निशाना बनाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि आम लोग सुरक्षित हैं। आम लोगों के साथ भी आप देखिए इसी तरह की घटनाएं, चाहे आप यमुनानगर के अंदर देखें या फिर आप अभी देखें कि किस तरीके से प्रिंसिपल को, किस तरीके से छात्रों ने उनकी हत्या कर दी, या फिर मारपीट के तो तमाम मामले आप देखते हैं कि रोजाना सामने आते हैं। और फिर फायरिंग या हत्या या फिर रंगदारी मांगने के भी एक के बाद एक कई मामले इन दिनों आप देख रहे हैं कि लगातार सामने आ रहे हैं। और इसलिए यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर खाकी का जो खौफ है वो खत्म होता हुआ क्यों दिख रहा है, या फिर ये जो बदमाश हैं इनके अंदर किसी भी तरीके का जो खौफ है वो नज़र क्यों नहीं आ रहा है। आखिर क्या वजह है कि अपराधी जो बेलगाम है वो होते हुए दिख रहे हैं और उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सिंगल फाजिलपुरिया पर फायरिंग, ये मामला पूरा समझ लीजिए। कल आपको बता दें कि फाजिलपुरिया पर ये फायरिंग की गई है और सफ़ेद थार में आपको बता दें कि फाजिलपुरिया सवार थे और वो अपने गाँव फाजिलपुर जा रहे थे और रास्ते में ही आपको बता दें कि उनके ऊपर यह हमला हुआ है। गुरुग्राम के SPR रोड पर बताया जा रहा है कि उनकी थार को निशाना बनाते हुए दूसरी गाड़ी में सवार बदमाशों ने यह फायरिंग की है और 2 राउंड फायर हमलावरों की ओर से किए गए हैं। बस ये गनीमत है कि राहुल फाजिलपुरिया इसमें बच गए, उनको नुकसान किसी तरीके का नहीं हुआ है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में एक गोली चलने की जो पोस्ट है वो भी की गई है। अब 2 सहयोगी हैं मेरे साथ, गुलशन मेरे साथ इस समय मौजूद हैं गुरुग्राम से और देवीदास शारदा मेरे साथ यमुनानगर से जुड़े हुए हैं। दोनों से एक एक करके बातचीत करेंगे क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर के इस समय प्रदेश के अंदर बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। गुलशन, सबसे पहले आपके पास आता हूं। राहुल फाजिलपुरिया पर जिस तरीके से हमला हुआ और आज एक जो नया CCTV भी सामने आया जिसमें दिख रहा है कि कई किलोमीटर तक जो टाटा पंच गाड़ी उससे पीछा किया गया और आखिर में जाकर के 2 गोलियां मारी गई हैं। किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को हम लोग देखें और क्या ये मान के चलें गुलशन कि कानून व्यवस्था का या खाकी का कोई खौफ बदमाशों में अभी फिलहाल नहीं दिख रहा?
देखिए, बिल्कुल हम आए दिन देखते हैं कि हरियाणा में कहीं गोलीबारी बदमाशों द्वारा की जाती है, कहीं फिरौती मांगी जाती है। इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। लेकिन अब जब सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग की गई तो ये मामला और तूल पकड़ गया। दरअसल ये पूरा मामला कल शाम का है, जहां पर लगभग पौने 6 बजे के आसपास सिंगर राहुल फाजिलपुरिया अपने गांव फाजिलपुर से निकलते हैं और उसके बाद जैसे ही वो बहरामपुर रोड के रास्ते से होते हुए एसपीआर रोड तक पहुंचे, जो कि सर्दन पेरिफेरल रोड उसे बोला जाता है, वहां पर पहुंचते ही पीछे से एक पंच गाड़ी आती है। पंच गाड़ी में कुछ बदमाश होते हैं और उन पर फायरिंग करते हैं, लेकिन वो फायर ना ही सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की गाड़ी पर लगता है, ना ही उसके शरीर पर लगता है। वो फायर लगता है एक पोल पर जाकर, यानी जो हम सर्विस लाइन पर हम देखते हैं कि डिवाइडर जो होता है, डिवाइडर पर जो फेंसिंग लगी होती है, फेंसिंग के पास ये पूरी जो गोली है वो लगती है पोल पर जाकर। और उसके बाद एक गोली जो है वहां से गुरुग्राम पुलिस जब वहां पहुंचती है तो लगभग 150 से ज्यादा उस समय पुलिस वाले होते हैं, जिसमें क्राइम सीआईए होती है, एसटीएफ होती है, गुड़गांव पुलिस के जवान होते हैं, पूरे उस इलाके की घेराबंदी कर लेते हैं। लेकिन जो पंच गाड़ी है, जिस गाड़ी से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उस बारे में भी इंडिया न्यूज हरियाणा ने सबसे पहले दर्शकों को ये जानकारी दी कि वो पंच गाड़ी जो है वो सोनीपत से सुशील नाम के व्यक्ति के नाम रजिस्टर है, जो कि सुशील व्यक्ति वो कार को किराए पर देता है, जो कि उसने ये सेल्फ जो कार है वो दिया करता था। उस 11 जुलाई को ये गाड़ी एक गौतम नाम का व्यक्ति किराए पर ले जाता है। 2200 रुपए महीने का वो किराया होता है। और क्या ये गाड़ी इसीलिए किराए पर ली गई थी कि वो इस बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था गौतम। और उसकी उम्र भी जो है 19 साल जो है वो जिस डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उसने जो सुशील को दिए थे, जिस कार एजेंसी को दिए थे, उसमें 19 साल उम्र है उसने, जिसमें उसने अपना लाइसेंस भी दिया है, जिसमें उसने अपना आधार कार्ड भी दिया है। अब ऐसे में गुड़गांव की इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उसमें 5 टीमें गठित की गई हैं, जिसमें क्राइम टीम है, उसके अलावा एसटीएफ की टीम है, गुड़गांव पुलिस टीम है, कई टीमें इसको लेकर काम कर रही हैं। हालांकि पंच गाड़ी वो तो बरामद कर ली गई है। वो पंच गाड़ी इसलिए बरामद हो गई है गुड़गांव पुलिस से कि उसमें जीपीएस लगा हुआ था। जब पुलिस उस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस गाड़ी के नंबर के आधार पर पहुंची तो वो सुशील के नाम रजिस्टर थी, जो कि वो सोनीपत का रहने वाला था। जब उसे पुलिस ने डिटेन किया तो उसके बाद ये जानकारी मिली कि आखिर उसमें जीपीएस लगा हुआ था और जीपीएस के माध्यम से वो बिलासपुर में बरामद की गई। बिलासपुर में ये बरामद करने के बाद उसमें बदमाश नहीं मिले थे, केवल गाड़ी बिलासपुर में खड़ी हुई थी। अब ऐसे में क्या जो वो बदमाश पंच गाड़ी में सवार होकर आए थे, क्या वो सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर जिस तरह उन्होंने फायरिंग की उसके एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, या फिर कोई केवल वो थ्रेट था कि केवल धमकी देने वाले थे? ये तमाम बातें जब साफ हो पाएंगी जब गुड़गांव पुलिस के हत्थे वो बदमाश चढ़ पाएगा। लेकिन अभी तक गुड़गांव पुलिस के हत्थे ये बदमाश नहीं चढ़ पाया है। पंच गाड़ी जरूर बरामद कर ली गई है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि ये मामला गैंगवार से भी जुड़ा हो सकता है, क्योंकि तो बिल्कुल कुल मिलाकर के गुलशन आप कह रहे हैं कि इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है और थोड़ा इंतजार करना होगा कि पुलिस की जो जांच है उसमें और क्या कुछ निकल करके सामने आता है। यमुनानगर का रुख कर लेते हैं। देविदास शारदा मेरे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। देविदास, 2 व्यापारियों के ऊपर हमला किया गया है यमुनानगर के अंदर। अब यहां पर भी कानून व्यवस्था को लेकर के बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। क्या जानकारी है और क्यों ये हमला किया गया है, इसको थोड़ा सा अपडेट करें। जी बिल्कुल, यमुनानगर की बात करें तो यहाँ पर 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको थ्रेट भी आई, वहां पर फायरिंग भी हुई, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से कोई नुकसान नहीं हुआ। 2 जगह जरूर कैजुअलिटी हुई, जिसमें जो शराब का ठेकेदार था उसकी कैजुअलिटी हुई थी। लेकिन रात जो 2 जगह फायरिंग हुई है उसमें एक तो ऑलरेडी सिक्योरिटी दी गई थी और दूसरी जगह ना तो कोई थ्रेट थी, ना ही किसी तरह की रंगदारी मांगी थी। लेकिन भय का जरूर माहौल है, क्योंकि जो ये लोग थे, नकाब पोस्ट लोग थे, मोटरसाइकिलों पर आए और इन्होंने फायरिंग करी और वहां से निकल गया। और जो रवि प्रकाश जो कपड़ा व्यापार था, इसको ऑलरेडी थ्रेट थी और थ्रेट वाले की सिक्योरिटी भी इसके पास, लेकिन जब तक सिक्योरिटी समझ पाती क्या हुआ तब तक ये लोग भाग चुके थे। तो लेकिन यहाँ पर एक बार जो भय का माहौल जरूर पैदा हो गया है। लेकिन बात करें तो पुलिस
सुरक्षा की, तो उसके लिए भी पूरी मुस्तैदी है। दोनों जगह के जो एसपी यमुनानगर की जो टीम है, एसटीएफ की टीम है, सीआईए 1 है 2 है, सभी मौके पर पहुंची है और वो कोशिश कर रहे हैं। वही एसएसपी यमुनानगर सुरेंद्र भोरिया का कहना है कि वो जल्दी जो भी करीबन है उन तक पहुंच पाएगा। उन्होंने पीछे ये भी संदेशा दिया था कि कोई भी आदमी किसी कच्चे लालच में ना आए। हालांकि ये जो है प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक रह जाती है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं होती। क्योंकि जो घटना करने वाला होता है वो तो टारगेटेड आदमी के ऊपर अपने प्लान टारगेट करता है, लेकिन नहीं, लेकिन जो देवदास, victim होता है ये जो उसको दो थोड़ा- व्यापारी हैं जिनके ऊपर ये फायरिंग की गई है, इसके पीछे का कोई कारण अभी स्पष्ट हो सका है, या व्यापारियों ने क्या कहा है, क्यों ये घटना इनके साथ घटित हुई है? जी बिल्कुल, जौन सी तो प्लाईवुड मशीनरी वाले थे उन तक ना तो किसी तरह की कोई रंगदारी मांगी गई, ना ही किसी ने थ्रेट दी थी। लेकिन पहली बार ही उनके जो शटर थे, बंद दुकानें थी, वो जिस तरीके से फायरिंग हुई है उनमें भय या डर का माहौल जरूर हुआ है कि फायरिंग हुई है, जरूर कोई ना कोई तो कारण पीछे हो गया। क्योंकि जिस तरीके से 112 नंबर पर उन्होंने कॉल किया, पुलिस मुस्तैदी से आ गई। हो सकता है कि कोई आदमी थ्रेट या पैसे की डिमांड करना चाह रहा, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिला। और दूसरी जगह क्योंकि ऑलरेडी सुरक्षा लगी हुई थी, तो वो लोग भी केवल एक डर का माहौल उन्होंने जरूर बनाया। जिस तरीके से रात 2 जगह फायरिंग हुई है, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है और लोग भी इससे सहमे हुए जरूर है। कहीं ना कहीं जो है आम जन के मन में भय जरूर है, क्योंकि एक ही समय में 10-15 मिनट के अंदर 2 जगह फायरिंग होना भी एक बहुत बड़ी बात है। जी गुलशन, फाजिलपुरिया वाले मामले में क्या मोटिव स्पष्ट हो पाया है, या राहुल फाजिलपुरिया की तरफ से कोई किसी तरीके का स्टेटमेंट या उनकी तरफ से कोई ये जानकारी दी गई हो कि क्या कारण हो सकता है, या उनको किसी तरीके का कोई थ्रेट रहा हो पहले से? क्या ये स्पष्ट हो पा रहा है? और दूसरा ये कि कितने लोग इस पूरी वारदात में शामिल थे, क्या ये स्पष्ट है गुलशन? और उन तक पुलिस कैसे पहुंचेगी, इसकी कोई जानकारी? जिस पंच गाड़ी से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जो सीसीटीवी फुटेज में, क्योंकि पुलिस के पास एक सीसीटीवी फुटेज नहीं है, जहां से सिंगर राहुल फाजिलपुरिया निकला था वहां से लेकर और एसपीआर रोड तक जितने भी सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। और जो जानकारी मिली है कि जिस पंच गाड़ी से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया उसमें लगभग 4 लोग बताए जा रहे हैं। 4 लोग उसमें सवार थे और अभी तक हालांकि गिरफ्तारी नहीं हुई है, और आखिरकार वो 4 लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। साथ ही सिंगर राहुल फाजिलपुरिया आखिर मीडिया में बयान देने से क्यों बच रहे हैं? इस पूरे मामले में उन्होंने चुप्पी साधी हुई है, वो मीडिया के कैमरों में आने से बच रहे हैं। इसके साथ ही गुड़गांव पुलिस को भी उन्होंने जब एफआईआर में लिखवाया तो उन्होंने ये साफ तौर से ये भी लिखवाया है, जो हमारी जानकारी के अनुसार आई है बात, कि उसमें उन्होंने कहा है कि मीडिया से कोई भी बात मेरे विषय में साझा ना की जाए। आखिर ये क्या वजह है कि साझा करने से उन्होंने मना किया? साथ ही जिन भी बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि आखिरकार घटना की वारदात को अंजाम देने के पीछे का मकसद क्या था, क्यों इस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम दिया। साथ ही इस पूरी घटना में उन्होंने जब 2 ही फायर क्यों किए, क्या वो केवल धमकाना चाहते थे, क्या उसके पीछे कोई और वजह थी? ये सभी जांच के विषय की बातें हैं। लेकिन पुलिस का ये कहना था कि पुलिस ने उस पंच गाड़ी को जरूर बरामद कर लिया है जिससे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, और वो पंच गाड़ी भी इसलिए पुलिस ने निशानदेही में ली थी कि जहां से राहुल फाजिलपुरिया निकला उसके बाद जिस रोड से वो जाता हुआ दिखा, उस रोड पर पंच गाड़ी साथ के साथ दिखी, चाहे वो फाजिलपुर की तरफ से जाते हुए हो, या फिर पंच गाड़ी बहरामपुर रोड से जाते हुए हो, या फिर एसपीआर रोड से जाते हुए। नहीं बिल्कुल, तो लेकिन इसलिए पंच गुलशन गाड़ी अमूमन होता यह है कि अब जिसके ऊपर भी भाई हमला हुआ है सबसे पहले तो वही सामने आते हैं, और ये भी कहा जाता है कि भाई सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सारे प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं। राहुल फाजिलपुरिया इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी शख्सियत हैं, अब अगर उनके ऊपर हमला हो रहा है और फिर वो मीडिया के सामने ना आए, या फिर वो कोई इसी तरह का कोई स्टेटमेंट ना दें, या वो ये कहें कि दूरी बना करके वो रखें, या उनके बारे में कोई बातचीत ना की जाए, क्या ये इस मामले को और उलझाता है? और इसका ये एक मतलब हो सकता है कि पहले से कोई किसी तरह की ऐसी थ्रेट, या अभी आगे आने वाले समय में कोई थ्रेट महसूस कर रहे हो राहुल फाजिलपुरिया, इसलिए वो मीडिया में नहीं आना चाहते?
चलिए, शायद मेरा संपर्क टूट गया है गुलशन के साथ। हम दोबारा से कोशिश करेंगे इस पूरे मामले में और बातचीत करने की। देवीदास शारदा मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। देवीदास शारदा, ये यमुना नगर में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो शराब ठेके के ऑक्शंस होने थे उसमें भी बहुत सारे ऐसे ठेके थे यमुना नगर क्षेत्र के जिनकी बोली ही नहीं लग पाई थी। अभी 2 व्यापारी जिनके अब जाकर के दुकानों पर या उनके जो प्रतिष्ठान है वहां पर फायरिंग कर दी गई है, क्या ये सारी चीजें थ्रेट के मकसद से हैं या इसके पीछे के कुछ और भी कारण हैं? देवीदास शारदा जी बिल्कुल, बात करें तो क्योंकि मकसद तो साफ रहता है, इसके पीछे एक्सटॉर्शन का ही मकसद होता है, क्योंकि उनका यही रहता है कि किसी ना किसी से डरा धमका कर पैसे मांगे जाए। पहले तो पैसे की डिमांड आती है, कई दफा अंडर टेबल भी दे दिया जाता है, पुलिस तक मामला नहीं पहुंचता, और ये भी थ्रेट रहती है कि यदि आप पुलिस के पास जाएंगे तो लेकिन आफ्टर ऑल तो कहीं ना कहीं आप हमारे टारगेट पे आ ही जाओगे। आधे लोग तो डर के चुपचाप इन लोगों तक पैसा भी पहुंचा देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हिम्मत करते हैं पुलिस तक जाते हैं, FIR दर्ज कराते हैं, तो उसके बाद जो भी, क्योंकि जब इनको ये लगता है कि जैसे भी पिछले कुछ दिनों से पुलिस भी सतर्क हुई है, गैंगस्टर के ऊपर भी काउंटर वार भी चालू हुआ है, काउंटर भी एनकाउंटर भी हुआ, तो उसको लेकर के क्योंकि इन्होंने अपना वजूद भी रखना चाहिए बताने के लिए कि हम भी हैं, तो इसलिए ये पुलिस इन्हें सर्वे सर्वा माने, तो इस तरीके से एक किस्म के वजूद की लड़ाई भी हो जाती है। कई बार तो पैसा मकसद बिल्कुल। होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया कई बार देवीदास, अपनी बहुत जो शुक्रिया है इस तमाम बातचीत के लिए। और गुलशन, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो हालांकि अब कानून व्यवस्था को लेकर के बड़े प्रश्न हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के जो प्रश्न उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या खाकी का जो खौफ है वो ख़त्म हो गया है और क्यों ये जो अपराधी हैं उनके अंदर कानून का जो डर है वो दिखता नहीं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिस तरह की स्थितियां या परिस्थितियां आप देख रहे हैं कि इस समय बन रही हैं प्रदेश के अंदर, वो कानून व्यवस्था को लेकर के बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है। और लगातार चूंकि ये एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि जो घटनाक्रम है वो होते चले जा रहे हैं। अब राहुल फाजिलपुरिया चूँकि एक बड़ा नाम है, एक बड़ी शख्सियत है, इस वजह से ये और आप कह सकते हैं कि दर्शाने वाला है इस चीज़ को कि किस तरीके से जो बेखौफ हो रहे हैं बदमाश, और अलग अलग इसके कारण ज़रूर होंगे इन घटनाओं के, लेकिन उसके बावजूद आप कह सकते हैं कि लगातार ये जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। 2 और सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र कौशिक मेरे साथ फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं और रोहतक से मेरे साथ मेरे जो सहयोगी दिनेश कौशिक वो भी मौजूद हैं। देवेंद्र, मैं आपके पास आता हूं। चूंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार, अभी मैं चर्चा कर रहा था, गुरुग्राम के अंदर हम लोगों ने देखा किस तरीके से राहुल फाजिलपुरिया पे हमला हुआ, यमुना नगर के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बल्लभगढ़ में भी हम लोगों ने देखा किसी तरह की वारदात जहां पीट पीट करके हत्या कर दी गई। कानून व्यवस्था को लेकर के किस तरह की स्थिति है अगर पूरे फरीदाबाद रीजन में हम लोग देखें, और क्या ये मान के चलें कि कानून को लेकर के या पुलिस को लेकर के अपराधियों के अंदर अब थोड़ा खौफ कम होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल आयुष, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये घटना बल्लभगढ़ की घटी है तो सटीक बैठती है, क्योंकि पुलिस की जो कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल फरीदाबाद में भी पहले भी उठते रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं हैं जो लगातार इस तरह के बेखौफ बदमाशों की तरफ से घटनाओं को अंजाम दिया गया है। और ये ताजा जो मामला है बल्लभगढ़ का है, जो आकाश नाम का युवक था, वो अपने कंपनी से काम करके शाम को घर के लिए निकल रहा था और करीब 7 जो आरोपी जिनको बनाया गया है वो एक वैन में थे और उसको पहले वहां मारा पीटा गया सेक्टर 6 के इलाके में, और उसके बाद में उसको सुनसान जगह पर ले जाया गया और ना केवल वहां लाठी डंडों से बुरी तरह से उसको पीटा गया, बल्कि बाकायदा उसका एक वीडियो भी बनाया गया। और बेखौफ बदमाशों की करतूत देखिए कि उस वीडियो को बाकायदा सोशल मीडिया पर डाला गया पीटते हुए, और ऐसे में जो उसका इलाज किया गया तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद में अब पुलिस की तरफ से धाराएं जरूर हत्या की उसमें जोड़ी गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस का खौफ है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और इसी के चलते इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं कि वीडियो तक अब अपराधी बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस का जो डर होता है, भय होता है, वो कहीं बदमाशों में दिखाई नहीं दे रहा। और इसी का नतीजा है कि एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है बल्लभगढ़ में। हालांकि अब पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं, एक जिसका नाम साहिल बताया जा रहा है और एक जिसका नाम सोहेल है, वो दोनों अभी भी फरार हैं। परिजनों की तरफ से साफ तौर से इस बात को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने कार्रवाई वक्त रहते हुए नहीं की। अगर वक्त रहते हुए कार्रवाई की गई होती तो शायद इस तरह से जो परिवार का बेटा था, बच्चा था, उसको अपनी जान से हाथ धोना नहीं पड़ता। तो सीधा सा सवाल पुलिस पर भी इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर जो 2 आरोपी हैं वो अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं, और ऐसे में परिवार को डर है कि उनके साथ में कोई और वारदात ना हो जाए। हालांकि पुलिस की तरफ से ये मामला जरूर जोड़ने की कोशिश की गई है। कहा गया कि कुछ महीने पहले एक शादी समारोह में आपस में कुछ कहासुनी हुई थी और उसी का बदला लेने के लिए
इस हत्या का अंजाम दिया गया है। लेकिन परिजनों की तरफ से साफ कहा गया है कि दोनों के बीच में कोई पहले बातचीत नहीं थी, कोई आपस में जान पहचान नहीं थी। एकाएक लूटने की नीयत से, क्योंकि उस दिन उसको बताया जा रहा है कि सैलरी भी मिली थी और सैलरी को की जो सैलरी उसकी जेब में थी उसको लूटा गया, उसको उसका अपहरण किया गया, सुनसान जगह पर उसको ले जाकर बुरी तरह से मारा पीटा गया और बाकायदा उसकी वीडियो बनाकर पोस्ट की गई है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिस हत्याकांड के जिनकी पुलिस को जांच करनी होगी और ऐसे में जो दो मुख्य आरोपी हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा जरूर करिए। लेकिन अभी पुलिस बिल्कुल, और जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं देवेंद्र, वो वाकई में बहुत हैरान करने वाला भी है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर किस तरीके से ये जो घटनाएं हुआ अंजाम दी जा रही हैं। कानून व्यवस्था पे सवाल उठना लाजमी है। दिनेश भी मेरे साथ लगातार रोहतक से बने हुए हैं। दिनेश, किस तरह की स्थिति है रोहतक के अंदर, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं अलग अलग घटनाएं, बहुत सारी घटनाओं का मैंने जिक्र किया, लेकिन उसके बावजूद भी कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या जानकारी अभी आपके पास रोहतक से और किस तरह की स्थिति कानून व्यवस्था को लेकर, क्या मान के चलें कि अपराधी बेलगाम हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, यदि हम रोहतक की बात करें तो रोहतक में कानून व्यवस्था का पूरी तरह से दिवाला निकल चुका है। पुलिस का जो खौफ है बदमाशों में वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। रोहतक में अगर बात करें तो आए दिन लूट, डकैती, हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हाल ही की बात करें तो 2-3 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें साहिल रिटोलिया के नाम पर दिल्ली पुलिस के एक जवान के साथ फिरौती मांगी गई थी। हालांकि साहिल रिटोलिया ने एक जो ऑडियो जारी कर ये कहा गया था कि पुलिस का ही परपंच है, उन्होंने कोई ऐसी जो है फिरौती पुलिस वालों से नहीं मांगी, पुलिस का वो सम्मान करते हैं। अगर 3 दिन पहले की बात करें तो रोहतक रेलवे स्टेशन पर एक महिला पर जो है फायरिंग कर दी गई, उसकी हत्या कर दी गई और वहां पर जो हालात है वो ये थे कि 15 मिनट तक जो है आरोपी वहीं खड़े होकर फोन चलाता रहा और उसके पास में जो है पुलिसकर्मी भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है, जबकि आरोपी के हाथ में ही उसका हथियार था। तो और बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकता था। तो पुलिस पर भी काफी सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। पुलिस पर बार बार यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस जो है समय रहते कार्रवाई नहीं करती, आए दिन मारपीट होती रहती है, लूट होती रहती है, वीडियो सामने आते हैं, आरोपियों के नाम सामने आते हैं, लेकिन पुलिस जो है आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करती, समय रहते कार्रवाई नहीं करती, जिसके चलते आरोपी बेखौफ शहर में घूम रहे हैं और इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रोहतक में जो कानून व्यवस्था हो पूरी तरह से चरमरा गई है। देवेंद्र, क्या मोटिव स्पष्ट हो सका है बल्लभगढ़ वाली घटना में? और अगर आप ये कह रहे हैं कि परिवार का ये कहना है कि किसी तरह की कोई रंजिश नहीं थी, तो फिर क्या कारण है इसका? क्या लूटपाट या यही मकसद, या पुलिस की जांच में कुछ और भी निकल करके सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर पुलिस की थ्योरी पर अगर बात करें तो पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है वो यही है कि शादी समारोह में आपस में दोनों के बीच में कहासुनी हुई थी और उसी का नतीजा तरह से बुरी तरह से मारपीट उसके साथ में की गई है। लेकिन हमारी परिजनों से भी बात हुई है, जो मृतक है उसकी बहन और उसकी मां की तरफ से जब उनसे पूछा गया कि इस तरह के पुलिस की तरफ से बयान दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि पहले कभी भी दोनों के बीच में या जो आरोपी है और मृतक है कभी कोई जान पहचान नहीं थी, आस पड़ोस के रहने वाले नहीं थे, केवल और केवल वहां से जिस तरह से उठाया गया, हालांकि इसमें कहीं ना कहीं समुदाय को भी जोड़कर देखा जा रहा है, उनकी तरफ से इस तरह के परिजनों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस चूंकि तमाम पहलुओं पर जांच में जुटी हुई है कि आखिर मामला क्या है, अभी तक पुलिस की तरफ से केवल यही बात बताई गई है कि पीछे कोई झगड़ा हुआ था और इसी का नतीजा। लेकिन जो परिजन हैं उनकी तरफ से यह कहा गया है कि वो सैलरी लेके निकला था और सैलरी के साथ में जैसे ही वो कंपनी से बाहर निकला है तो वहीं उसको पकड़ा गया, उसके साथ में लूटपाट की गई, मारपीट की गई और उसके बाद में उसको गाड़ी में ले जाकर कहीं सुनसान जगह पर बुरी तरह से मारा पीटा है। तो ऐसे में ये भी एक अलग विषय है कि परिजन जो आरोप लगा रहे हैं उस पर पुलिस किस तरह से जांच करती है। हालांकि अभी पुलिस की तरफ से इस बात को लेकर जांच करनी होगी, क्योंकि मुख्य आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर हैं। जब मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा तो और किस वजह से हत्या, क्या जो मुख्य वजह क्या थी, ये तमाम चीजों का पता चल सकेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सवाल इस बात को लेकर है कि अगर कोई शहर के बीचों बीच से एक व्यक्ति को अपहरण करके वहां मारपीट करके उसको वहां से उठाकर ले जाया जाता है, बाकायदा सुनसान जगह पर लाठी डंडों से उसको सरेआम रोड पर पीटा जाता है और उसके बाद में उसकी मौत हो जाती है, तो ये तमाम बिल्कुल, और ये कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है देवेंद्र। और मुझे लगता है कि अगर आप ये भी कह रहे हैं कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो ये उससे भी बड़ी मुझे लगता है कि बात है कि आखिर पुलिस किस तरह से काम कर रही है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका, और दिनेश आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।